बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 7। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। आइए जरा इसके एमसीक्यूज देखते हैं। मैंने आज जरा शॉर्टकट में लिखे हैं, आपको समझ जरूर आ जाएंगे। देखें भाई, एमसीक्यू नंबर 1 पता है क्या है? वो कहता है कोई एक रिएक्शन है, उसके लिए केसी जो है वो बराबर है कंसंट्रेशन की पावर -1। वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है ये 4 रिएक्शन है, इनमें से एक रिएक्शन ऐसा है जिसका यूनिट जो है केसी का वो ये है कंसंट्रेशन की पावर -1। सर अब ये क्या है? देखिए, मैंने आपको पिछले ही टॉपिक के एंड में क्विक चेक में एक फार्मूला पढ़ाया था कि अगर आप किसी भी रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट मालूम करना चाहते हो तो आप लिखो मोल पर डीएम क्यूब की पावर डेल्टा एन। ठीक है, अब ये जो मोल पर डीएम क्यूब होता है वो होता है कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन लिखें आपकी मर्जी, मोल पर डीएम क्यूब लिखें आपकी मर्जी, दोनों लिख सकते हैं। पावर जो है वो -1 आती है, मगर जो पावर होगी वो डेल्टा एन होगी। तो इन रिएक्शन में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसकी पावर -1 है? आइए चेक करते हैं। पहला रिएक्शन देखें। पहले रिएक्शन तो अमोनिया वाला है, इसकी -1 नहीं आती। कैसे? डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 है और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 3 और 1 4। तो हम पहले भी कई दफा मालूम कर चुके हैं, इसकी डेल्टा एन -2 है, तो ये वाला रिएक्शन तो नहीं है। उसके बाद इसको देखें, इसके नंबर ऑफ मोल, इसका 1 और 1 2 और 2, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं तो इसकी डेल्टा एन 0 आएगी। और इस वाले रिएक्शन को देखें, डी वाले को 2 मोल रिएक्टेंट हैं, 1 और 1 2 मोल प्रोडक्ट हैं, तो इसकी भी जो डेल्टा एन है वो 0 आएगी। तो बचता कौन है? यही आंसर इसका क्या होगा? यही होगा, ये वाला रिएक्शन। आइए जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 1 और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 2। तो एक में से माइनस का 2 जाए, आंसर क्या आता है? -1। तो इसके ऊपर इस जगह पे अगर -1 पुट करते हो तो ये यही बन जाता है कि नहीं बन जाता? बिल्कुल बन जाता है। तो मेरे बेटे, ये इतना जबरदस्त फार्मूला है कि जिसकी मदद से आप किसी भी रिएक्शन के लिए उसके केसी का यूनिट मालूम कर सकते हैं। ओके, आइए दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। दूसरा एमसीक्यू वो कहता है, आपके सामने ये वाला रिएक्शन है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, और इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है यानी डेल्टा एच वो माइनस है, वो नेगेटिव है। तो ऑप्शन देखें क्या वो पूछता है हमसे। वो ऑप्शन पूछता है कुछ, पहला ऑप्शन में पूछता है कि द वैल्यू ऑफ केपी फॉल विद द राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या केपी की वैल्यू में कमी आएगी? यही इसका आंसर है। कैसे है मैं समझाता हूं। देखें, आपने फार्मूला पढ़ा था केपी का। केपी देखें, केपी इज इक्वल टू, ऊपर हम लिखते थे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, लिखते थे ना जी? बिल्कुल ऐसे ही है सर जी। नीचे आप लिखते थे पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ये मैं इकट्ठा करके फार्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट नीचे। तो जनाबे वाला, ये जो रिएक्शन है ये है एक्सोथर्मिक, इसकी इसमें हीट रिलीज हो रही है। तो जब आप टेम्परेचर राइज करोगे, बढ़ाओगे, सुनना मेरी बात, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि ये रिएक्शन एक्सो है ना, तो ये पीछे को जाएगा। जब ये रिएक्शन पीछे को जाएगा ना तो SO3 जो कि हमारा प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है SO3 की कंसंट्रेशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट में जब कमी आएगी तो केपी में भी क्या आएगी? कमी, क्योंकि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और जो केपी है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से केपी की वैल्यू फॉल करती है, गिरती है। ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तीसरे एमसीक्यू में उसने कहा है इसी रिएक्शन का केसी लिख के दो। कैसे निकालोगे इसका केसी? ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी SO3 की पावर क्या बनेगा? ये वाला 2 डिवाइडेड बाय नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। एक रिएक्टेंट है SO2, इसकी पावर क्या बन जाएगा? ये वाला कोएफिशिएंट 2। और दूसरा रिएक्टेंट कौन है? ऑक्सीजन। तो ये आप देख लें, आपकी बुक में बीटा पे इसका आंसर मौजूद है, बी वाला, ये जवाब हो गया। नेक्स्ट देखें, एमसीक्यू नंबर 4 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 की ना स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो कहता है कि अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिप्रेजेंट अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर पड़ा हुआ है।
मैक्रोस्कोपिकली बड़े पैमाने पर द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट इज कांस्टेंट, जो सोल्यूट आपने डिसॉल्व कर दिया उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। माइक्रोस्कोपिकली दिस अकर बिकॉज, ये छोटे पैमाने पर उस वक्त होता है, कब होता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आता है जब ही तो डिसॉल्व करने वाले साल्ट की मिकदार कहां हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इसका सही आंसर बनता है सी, सोल्यूट पार्टिकल आर डिसॉल्विंग एंड प्रेसिपिटेटिंग एट द सेम रेट। अब ये प्रेसिपिटेटिंग क्या है, अब इसको कैसे समझेंगे, जो सोल्यूट आपने डाला सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ठीक है, आपने और सोल्यूट डाला और सोल्यूट डाला और सोल्यूट डाला, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है, जब सोल्यूट डिसॉल्व हो, ठीक है, फिर रीडिसॉल्व हो और दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाए। डिसॉल्व होगा तो हल हो जाएगा, जब रीडिसॉल्व होगा तो प्रेसिपिटेट बनाएगा, पीपीटी बनाएगा, सॉलिड पार्टिकल बनाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बनता है वो यही चार्ली बनता है कि सोल्यूट डिसॉल्विंग एंड प्रेसिपिटेट एट द सेम रेट। जब ये दोनों काम सेम रेट पे होते हैं इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जरा आगे चलते हैं, पांचवा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केसी। केसी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, इसके लिए जवाब क्या बनता है। मेरे प्यारे बेटे, आपको मैं बताता चलूं, जब हमने ली शेटल प्रिंसिपल पढ़ा था तो उसमें हमने केसी के बढ़ने और घटने का जो स्टाइल है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था एंथैल्पी पे, मतलब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केसी जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने से अलग तरीके से चेंज होता था, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का केसी जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने से अलग तरीके से चेंज होता था। तो इसीलिए उसने सी ऑप्शन में लिखा है कि केसी डिपेंड अपॉन द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, कि ये एक्सो है या एंडो है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, छठा एमसीक्यू। एक रिएक्शन है आपके सामने जो कि गैस फेज में है। पानी जो है वो टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना रहा है। तो पूछा क्या है उसने, वो कहता है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, डू समथिंग, कुछ ऐसा करें, टू डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H2O। H2O की कंसंट्रेशन को जो है कम करें, ये एंडोथर्मिक है। तो कैसे कम करेंगे मैं बताऊं, आप ना टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना तो एंडोथर्मिक केस में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जाता है। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना, आगे को जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी कंसंट्रेशन में क्या आना शुरू हो जाएगी, कमी आना शुरू हो जाएगी। ये इसका आंसर है डी वाला। नेक्स्ट देखते हैं सातवें एमसीक्यू। सातवें एमसीक्यूज में उसने हमें एक रिएक्शन दिया है, PCl5 टूट रहा है PCl3 और Cl2 में, और उसने कहा है इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू है आपके पास 0.040 और इसका टेम्परेचर है 450। आप इसका Kp मालूम करके दीजिए। पहले तो आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में तब्दील कीजिए। क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 723 केल्विन। अब आप वैल्यूज पुट कर दें फार्मूला लगा के, Kp इज इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा एन। सर पहले इसका डेल्टा एन तो निकालें, जी बिल्कुल निकाल लें। डेल्टा एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, एक और एक, दो, माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं, एक, दो में से एक गया एक, वाह जी वाह, डेल्टा एन तो 1 हो गया, मामला ही हल हो गया। Kp इज इक्वल टू KC, KC की वैल्यू कितनी है, ये है 0.040। R की वैल्यू हमें ज़बानी याद होनी चाहिए 0.0821, और T की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 723। जब आप इसे सॉल्व करते हो ना, इसका जो आंसर आता है वो आता है 2.4। ये अब देखो एमसीक्यूज के ऑप्शंस में सी, चार्ली ऑप्शन में 2.4 है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जरा आठवां जो है वो एमसीक्यू देखते हैं। वो कहता है कि आपके पास ना 4 रिएक्शन दिए हैं हमने, तो चारों रिएक्शन में से वो रिएक्शन ढूंढें जिसके इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर चेंज करने से कोई असर ना हो, यानी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। जी, तो मैं आपको बताता हूं, इसमें मैंने आपको 2 शर्तें बताई थी कि उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को बिगाड़ा जा सकता है प्रेशर के बदलने से जिसके अंदर तमाम चीजें गैस फेज में हो। इधर जितने भी रिएक्शन उसने दिए हैं ना, तमाम चीजें गैस फेज में है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं होंगे तो ही प्रेशर का असर होगा।
तो इन चारों रिएक्शन में से जो सी वाला रिएक्शन है ना, उसके नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर है, इसलिए उसके ऊपर प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं होगा। तो ये रिएक्शन है, COH2O मिल रहे हैं, CO2 और H2 बन रहा है। तो इस रिएक्शन में ना आप क्या करें, आप देखें इसके नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, वो 2 मोल हैं, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, वो भी 2 हैं, 1 और 1 2। तो इस पर कोई भी असर, प्रेशर के चेंज करने से इसके इक्विलिब्रियम पर कोई भी असर नहीं होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नावा एमसीक्यू देखते हैं। ये एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें H2 और O2 आपस में मिलकर वाटर बना रहे हैं। वो कहता है इफ अगर हम इंक्रीज कर दें कंसंट्रेशन ऑफ H2O, अगर हम इसकी मिकदार को बढ़ा दें तो क्या होगा। हमने पढ़ा हुआ है, अगर प्रोडक्ट की मिकदार को बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम पर, यानी अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और आप बाहर से प्रोडक्ट डाल देते हो, तो इस बाहर से आने वाले प्रोडक्ट की मिकदार को कम करने के लिए रिएक्शन किधर को जाएगा, पीछे को जाएगा। जब रिएक्शन पीछे को जाएगा तो इन दोनों की मिकदार में इंक्रीज आएगा, इजाफा होगा। तो अल्फा ऑप्शन है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड O2। 10वां एमसीक्यू देखें कि वैल्यू ऑफ Kc किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके चेंज होने से ये चेंज हो जाती है। तो आप कहेंगे चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ Kc भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहां पे हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही आसान है, आपको आते हैं, सारे आपने किए हुए हैं, 1-2 के अलावा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, मेरे लेक्चर्स आपने सुने हुए हैं, नोट भी किए हुए हैं। उसमें मैंने डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन लिखवाई थी वो आपने लिखनी है। अगर आप टेक्स्ट बुक को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक में भी मैं आपको बता देता हूं कि ये डेफिनेशन आपको कहां मिलेगी। ये मिलेगी पेज नंबर 165 पे। ये है मेरे पास पेज नंबर 165। ये जो गुलाबी कलर में लिखी हुई है डेफिनेशन, यही आप इधर लिख देंगे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो पेज नंबर 164 पर मैंने लिखा भी है, 164 पर पहले आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की मिल रही है, उसके बाद आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की मिल रही है। तो इसने रिवर्सिबल की पूछी है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन या जो मैंने लिखवाई थी बड़ी प्यारी होए होए वो लिखें, और 3 एग्जांपल नीचे मौजूद हैं, कोई एक इधर खड़का दीजिए। नेक्स्ट देखें, तीसरा सवाल है, द चेंज ऑफ वॉल्यूम डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर सम ऑफ द गैस फेज रिएक्शन बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया है बड़ी डिटेल से ली चैप्टर प्रिंसिपल में कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना Kc, वो सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, वॉल्यूम या प्रेशर के चेंज करने से बिल्कुल नहीं बदलता। हाँ, वॉल्यूम या प्रेशर को चेंज करते हैं तो या तो रिएक्शन आगे को जाता है या पीछे को जाता है, यानी रिएक्शन का पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो चेंज होता है मगर रिएक्शन का Kc चेंज नहीं होता। यही बात मैंने यहां लिखी हुई है, रीड करवा देता हूं, आप नोट भी कर लें कि अकॉर्डिंग टू ली चैप्रियल प्रिंसिपल, अ चेंज इन वॉल्यूम affect equilibrium position of gas phase reaction, however it does not change the equilibrium constant Kc या Kp because the value of Kc only on Kc depend only on, डिपेंड का लफ्ज यहां पे मैंने नहीं लिखा, वो लिख लें, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन प्रेशर और वॉल्यूम। आखिरी बात, लिहाजा while the volume या pressure at equilibrium may change, जब चेंज होता है the equilibrium constant remain same, ये सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डी वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पेज नंबर 168 के ऊपर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएंगी, वो लिखनी है। ई वाला क्वेश्चन देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम which is dynamic in nature not static। जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन करता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन, वो डायनामिक होती है, वो स्टैटिक नहीं होती। तो इसका आंसर अगर मैं टेक्स्ट बुक से आपको याद करवाऊं तो पेज नंबर है 164 पेज, बल्कि नहीं 164 नहीं 166 कर लीजिए, 166 पेज पे मैं करीब आ रहा हूं कैमरे के। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल स्टेट में जो पहली 4 लाइनें हैं ना, ये पहली 4 लाइनें आपने लिखनी है। आखिर में आप लिखेंगे देयर इज आल्सो अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, बस, बट नॉट स्टैटिक बिटवीन द टू फिजिकल स्टेट, ये काट देंगे।
बस इक्विलिब्रियम के बाद लिख देंगे नॉट स्टैटिक। तो ये आपका जवाब मिल गया आपको। आगे चलते हैं, एफ क्वेश्चन क्या है? एफ क्वेश्चन वही है जो हमने क्विक चेक 8.3 के बी पार्ट में पढ़ा था। ये मैंने आपको रिएक्शन के अंदर ही लिखवा दिया था, वहां से आप करेंगे, मैंने दोबारा नहीं लिखना। मैं क्यों लिखूं दोबारा, एक दफा तो आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद एफ के बाद आता है जी। जी क्वेश्चन देखें, वो कहता है आइस और वाटर जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो अब होगा क्या, पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल कहता है कि वाई आइस एट 0 डिग्री कैन बी मेल्टेड बाय अप्लाइंग प्रेशर विदाउट सप्लाइंग ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड। ये 0 डिग्री के ऊपर आपको पता है 0 डिग्री जो है ये मेल्टिंग पॉइंट है आइस का और फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। तो दो चीजें इक्विलिब्रियम पर पड़ी हुई हैं, आइस भी है और वाटर भी है, इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है। वो कहता है आप जो है कुछ ऐसा करें कि ये आइस मेल्ट होके वाटर में चेंज होना शुरू हो जाए, मतलब ये फॉरवर्ड जाना शुरू कर दे रिएक्शन ली चैटल प्रिंसिपल के मुताबिक। तो प्यारे बेटे इसमें आप वॉल्यूम का इफेक्ट देखोगे। आप बताएं आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है या वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होता है? हमने पढ़ा हुआ है आइस की डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए आइस का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है। जब बर्फ बनाने के लिए पानी कटोरे में रख के फ्रिज में रखते हैं ना, तो कटोरा थोड़ा भरते हैं, जब वो फ्रीज हो जाता है पानी बर्फ बन जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। मैं बता देता हूं, इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ आइस जो है, वॉल्यूम ऑफ आइस वो ज्यादा है और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कम है। तो अब जब हम ऐसा क्या करें कि कम वॉल्यूम वाली साइड पे जाए, यानी वाटर वाली साइड पे जाए, आइस मेल्ट होके पानी में बने, तो याद है आपको प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जहां नंबर ऑफ मोल कम हो, या यूं कह लें कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जहां वॉल्यूम कम हो। तो वॉल्यूम यहां पे कम है वाटर का, तो प्रेशर बढ़ाने से ये आगे को जाएगा और आइस मेल्ट होती चली जाएगी। मैंने आंसर लिख दिया है, एन इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड को जाएगा, बिकॉज क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, लिहाजा more and more ice will melt with increase in pressure without, एक लफ्ज और भी लिख लें, without supply of heat from outside, without supply of heat from outside। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वाला, बल्कि नहीं, जी के बाद है एच। ये एच है, एच है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये आप लिखेंगे 167 पेज पे। ये देखें कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही दो लिख देंगे कि जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, एक तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन में आती है, दूसरा कंटेनर क्लोज होना चाहिए। आगे नेक्स्ट जो आखिरी है आई वाला क्वेश्चन, वो न्यूमेरिकल है। शॉर्ट में तो इतना बड़ा न्यूमेरिकल कभी भी नहीं आता, हाँ लॉन्ग में अगर आया तो भी कोशिश है पेपर बनाने वाले की कि वो ये क्वेश्चन नहीं देगा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि कल के लेक्चर में आपको ये समझा दूं, क्योंकि कल मैंने आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवाने हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कहते हो आप टाइम नहीं देते स्क्रीनशॉट का, दे तो दिया है।